चलिए तो अजय। पीछे। तो अजय, सबसे पहले हम अगर बात करें आपके सीवी से, तो उसमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। टेंथ के बाद जो आपने ट्वेल्थ करी और फिर आपने डिप्लोमा किया, सभी में परसेंटेज में कभी अप है कभी डाउन है। क्या रीजन है? अगर अप है तो फिर अप ही जाना चाहिए। सर टेंथ में मेरे 70% थे। उसके बिल्कुल। बाद सर ट्वेल्थ में भी मेरे मतलब जो ठीक ठाक थे, मतलब पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर थे। लेकिन सर ट्वेल्थ में हुआ था कि पहले दो जो एग्जाम थे वो दोनों अटेंड करने के बाद सर तब ट्रांजिशनल वेदर था, तो मुझे जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो गया था। तो उसके वजह से सर अच्छा। बाकी सारे एग्जाम का जो परफॉर्मेंस है वो पूरा हो गया था, जिसकी वजह से सर एग्रीगेट जो है मेरा परसेंटेज डाउन हो गया। ओके, जैसे आपने एक्सपीरियंस के अंदर लिख रखा है कि आपने एज अ जूनियर इंजीनियर काम किया है फील्ड के ऊपर, यस सर। तो यस आपका नेचर ऑफ वर्क क्या था वहाँ पे? सर, नेचर ऑफ वर्क था वहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो इंस्टॉलेशन करना उसका। उसके बाद अगर कहीं कहीं से कोई रिपोर्ट आता था कि कोई मशीन जैसे कोई वर्क नहीं कर रहा है या डिस्टरबेंस दिख रहा है उसमें, तो हम्म। उसके लिए सर मेंटेनेंस भी करना पड़ता था। बाकी सर जो मशीन्स थे, सर एक्चुअली वो जो था वुड इंडस्ट्री था, जहाँ पे वो लेमिनेटेड प्लाईवुड ऐसा बनता था। HDHMR बोर्ड ये सब बनते थे वहाँ। तो हम्म। वहाँ जो सर मेरा जो पोस्टिंग था वो उस प्लांट में सर एससीपीज थे। जैसे हो गया शॉर्ट साइकिल प्रेस, तो उसमें सर जो बोर्ड पहले से बन के आते थे, हम्म। एक्चुअली बोर्ड भी बनते थे सर हमारे बगल वाले प्लांट में, तो उसमें से बन हम्म। के बोर्ड्स आते थे रेडीमेड। और सर उस पे जो है पेपर जो चिपकाया जाता था प्रेस से, हाइड्रोलिक प्रेस से, हाई टेम्परेचर हम्म। और हाई प्रेशर पे। और सर वही सर उसी मशीन जो तीन मशीन थे सर, तीन प्रेस थे, SCP1 SCP2 SCP3। तो हम्म। सर उसी में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे उनका मेंटेनेंस का जो है वो हमारा था, तो मेंटेनेंस देखना प्लाईवुड की उसका। थिकनेस क्या थी जो आप बोर्ड बनाते थे? वो प्लाईवुड की थिकनेस कितने सर एमएम के थे? जो सर जो बोर्ड बन के आते थे वो प्रोसेस होते थे, उनका 18 mm थिकनेस रहता था, 18 18 mm। एमएम थिकनेस। यस सर। यस। ओके, वेरी गुड। तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ, जैसे आप कोई स्ट्रेंथ, तो आपकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के सर ये इसमें मैं एकदम गुड हूँ। सर सब्जेक्ट कुछ है सर? सब्जेक्ट नहीं है, जनरल आपकी स्ट्रेंथ अच्छा, कुछ। पर्सनल स्ट्रेंथ, अच्छा। हम्म। सर स्ट्रेंथ मेरा है, जैसे मैं किसी भी गोल को सर डिवाइड करता हूँ, मैं छोटे छोटे गोल में डिवाइड करता हूँ, उसके बाद सर उसको अचीव करता हूँ, जिससे मेरा जो एक्चुअल जो गोल होता है बड़ा वाला, वो मतलब जो एक्चुअल जो अल्टीमेट गोल होता है वो मेरा फुलफिल हो जाता है। जैसे आपने ऐसा कुछ किया हो अपने लाइफ में जिस गोल को डिवाइड किया हो और फिर वो अचीव हुआ हो? सर जैसे मैं सर एग्जाम का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे सर बहुत सारा मेरा एग्जाम ऐसे ही क्लियर हुआ है, तो उसको मतलब डिवाइड कर करके ब्रेक करके ऐसे मेरा लास्ट में ऐसे हुआ है सर। कैसे डिवाइड किया? एग्जाम को कैसे डिवाइड कर दिया आपने? सर एग्जाम को मतलब जैसे सब्जेक्ट को सर, जैसे पहले मेरा स्ट्रेटेजी ये होता था कि मुझे पहले एक दिन में पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ जाना है ऐसे करके। तो हम्म। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम में मैं रिजेक्ट होने लग गया। तो फिर मैंने अच्छा। टॉपिक चूज किया एक एक करके, जहाँ पे मेरे जो है पॉइंट वीक है, तो ऐसे करके मैं डिवाइड किया सारे टॉपिक को, जहाँ मेरा वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरा वीकनेस है, उसके बाद मैंने उस पर काम किया। तो ऐसे करने ओके, के बाद जो मेरा अल्टीमेट जो सब्जेक्ट था वो मेरा प्रिपेयर होने लग गया। वेरी गुड। चलिए सर। अजय, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं टेक्निकल में? सर बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मशीन है, पावर हम्म। सिस्टम है, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है या नहीं? सर सिंक्रोनस मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है सर। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि सिंक्रोनस मोटर सर डबली एक्साइटेड मशीन है, और उस पे जो हम एक्साइटेशन देते हैं वो रोटर पे देते हैं, और जो मेन जो पावर देते हैं सप्लाई थ्री फेज का वो हम देते हैं स्टेटर पे। जिसके वजह से सर दोनों का जो मैग्नेटिक जो दोनों का जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो लिंक नहीं करता है, जिससे मतलब लॉकिंग नहीं होता, जिस वजह से स्टेटर अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाता है, जो इंडक्शन मोटर में होता है ऐसा नहीं हो पाता है। अच्छा, ये लॉकिंग का मतलब क्या होता है? सर लॉकिंग का मतलब होता है दोनों जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे स्टेटर पे है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, और जो रोटर पे सर हम जैसे डीसी देते हैं, डीसी सप्लाई। तो दोनों का जो सर क्या मैग्नेटिज्म होता है, जो मतलब लिंक कपलिंग होता है सर। तो जो मैग्नेटिक कपलिंग होता है तभी जाके और वो मशीन जो है वो रन करती है। अच्छा, तो कैसे स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को? सर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं सर, पहले जैसे पहले सर नॉर्मली इंडक्शन मोटर जैसे स्टार्ट करते हैं किसी पोनी मोटर से। उसके बाद सर उसके रोटर को एक्साइटेशन दिया जाता है, और फिर जाके जब मैग्नेटिक लॉकिंग होता है तब वो अपने आप मतलब तब पोनी मोटर को जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है सबसे। नहीं, तो मैग्नेटिक लॉकिंग तब होगा जब स्टेटर पे भी सप्लाई होगा, रोटर पे भी सप्लाई होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो
आप जब ऑक्सिलरी मोटर यानी पॉनी मोटर जिसको बोल रहे हो उससे आप रोटेट करा रहे यस हो, सर। तो आपने एक्साइटेशन यस किस सर। पे देके रखा है? सर एक्साइटेशन रोटर पे देंगे ना। रोटर पे देंगे। तो रोटर पे यस सर। एक्साइटेशन स्टार्टिंग से देके रखेंगे या फिर बाद में देंगे? सर जैसे कि सर जब सिंक्रोनस स्पीड जो है मोटर का जब नियर अबाउट स्पीड के आसपास पहुंच जाएगा तब हम एक्साइटेशन देंगे। अच्छा, और स्टेटर पे सप्लाई हम स्टार्टिंग से रखेंगे? यस सर। अच्छा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है? सर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सर जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम सप्लाई जो देते हैं वो स्टेटर पे देते हैं। उसका कॉइल उसका आर्मेचर जो रहता है वो स्टेटर पे रहता है और रोटर जो है वो सर जनरली हम अगर स्क्विरल केज की बात करें तो शॉर्ट सर्किट रहता है और स्लिप रिंग में सर ओपन सर्किट रहता है, लेकिन हम एक्सटर्नली उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं रोटर को। तो सर जो हम लोग सप्लाई देते हैं स्टेटर पे देते हैं थ्री फेज जो सप्लाई देते हैं उससे रोटर स्टेटर पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को कट करती है। और अगर स्लिप रिंग सॉरी सॉरी सर अगर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हुई तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किटेड रोटर वाइंडिंग सर उसमें क्या कहते हैं सर फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग सर सॉरी सर फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उस पे जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेंगी और कट करने के बाद सर उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें मतलब सर रोटर में। और रोटर का ईएमएफ का डायरेक्शन लेंजर्स लॉ के जरिए हम बता सकते हैं। ठीक है। लेंजर्स लॉ के हिसाब से सर रोटर का ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा जो जो सो कॉस है जैसे सर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करने का कोशिश करेगा और उस पोजीशन में उसी के साथ उसी के डायरेक्शन उसी के साथ नहीं सर कुछ स्पीड में वेरिएशन होगा जिसको हम स्लिप स्पीड कहते हैं उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो सर ऐसे ही घूमती है लेकिन कभी सिंगल स्पीड पे कभी पहुंच नहीं पाती है जिस वजह से वो मतलब घूमते रहती है। अगर सिंगल स्पीड पे मतलब पहुंच गई तो फिर ये जो इंड्यूस्ड यस सर। ईएमएफ जो रोटर पे आ रहा है, यस सर। तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव स्पीड के कारण आ रहा है। सही है। यस सर। यस। यस सर। तो आपने अभी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट किया यस और सर। थ्री फेज सप्लाई अपने स्टेटर पे दे दिया, यस सर। और रोटर को आप ऑक्सिलरी यानी पोनी मोटर से आप घुमा रहे हो। यस सर। रिलेटिव स्पीड होगा कि नहीं होगा रोटर के जो वाइंडिंग रखी है, और स्टेटर पे आपने सप्लाई दिया है थ्री फेज सप्लाई, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो वहां भी आएगा। यस सर आएगा। तो उससे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग में। यस सर। उससे इंसुलेशन डैमेज होने का खतरा है कि नहीं है? हाँ सर खतरा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर मैं क्वेश्चन समझा नहीं सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं मैंने आपसे पूछा था ऐसे सिंक्रोनस मोटर जब स्टार्ट आप? करते हो, तो यस आपने सर। बताया था कि रोटर पे हम स्टार्टिंग से सप्लाई नहीं देते, जब लगभग सिंक्रो नियर अबाउट सिंक्रो स्पीड होता है तब आप रोटर पे एक्साइटेशन देते हो। एम आई करेक्ट? यस सर। यस इसके सर। बाद यस सर। आपने बोला कि जो थ्री फेज सप्लाई जो स्टेटर पे देते हैं वो स्टार्टिंग से देते हैं। यस और सर। अभी आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पूरा वर्किंग समझाया। तो मेरा सवाल यस ये सर। है कि अगर आप उस पे इनिशियल से अगर स्टार्टिंग से ही अगर थ्री फेज सप्लाई दे के रखोगे स्टेटर पे, तो रोटर को यस सर। आप पुनी मोटर की मदद से रोटेट करा रहे हो, तो दोनों के बीच में जो स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड बना और जो यस रोटर सर। पे कंडक्टर है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गए। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जैसे वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, तो यहाँ भी रोटर सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस हो जाए कि नहीं, हाई वोल्टेज? यस सर होगा। तो डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर डैमेज होगा। हम्म। हाँ सर डैमेज हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सर जो मैं बोला था गलत बोल दिया था थोड़ा। जब जब सर क्या कहते हैं जब सिंक्रोनस मोटर का स्पीड जब ऑलमोस्ट उसके सिंक्रोनस स्पीड के आसपास हो जाएगा तब जाके हम सप्लाई देंगे स्टेटर पर। ठीक है, ठीक है। फिर एंटी इफेक्ट क्या होता है? फिर एंटी इफेक्ट सर अ, जब सर मीडियम ट्रांसमिशन जब लाइटली लोडेड या अनलोडेड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जब चार्जिंग करंट जो होता है उसके वजह से सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, इसको हम सर करंट कहते हैं। सेंडिंग का वोल्टेज रिसीविंग से ज्यादा हो जाता है? सॉरी सर सॉरी 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 सर रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाता है, सॉरी सर आई हम्म। एम सॉरी सर। तो उसका मेन कॉज क्या है? उसका मेन कॉज है सर क्योंकि बीच में जो कैपेसिटेंस होता है
जनरली सर हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो कैपेसिटेंस को इग्नोर करते हैं, लेकिन मीडियम में या लॉन्ग में जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्जिंग करंट ड्रॉ करती है, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड में जो है वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड के कंपेरिजन में। हम्म। अच्छा ये बताइए कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है? कोरोना इफेक्ट सर, कोरोना सर इंग्लिश में बताऊं? जैसे भी कंफर्टेबल हो। Sir, corona is a power loss due to the ionization of air particles surrounding the high voltage transmission lines with hissing noise and the formation of ozone gases. एयर का आयनाइजेशन के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? एयर का डाइलेक्ट्रिक स्पिन कितना सर होता है? सर अगर हम पीक वोल्टेज की बात करें तो 31 हाँ। केवी पर सेंटीमीटर होगा, और आरएमएस में 21 केवी पर सेंटीमीटर होगा। ठीक। अच्छा हिली रीजन पे ये कोरोना ज्यादा होता है या फिर प्लेन रीजन पे? सर हिल रीजन पे ज्यादा होगा क्योंकि सर मॉइस्चर ज्यादा होगा एयर में, तो हम्म। सर वहाँ कोरोना ज्यादा होगा। कोरोना ज्यादा होगा। ठीक है। ट्रांसपोजिशन सुने हो आप? यस सर। तो इस कंडक्टर कंडक्टर को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? सर सर ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर्स होते हैं, कभी कभी उनमें अनबैलेंसिंग के कारण जो है सेल्फ इंडक्टेंस पैदा होता है, जो है जो उसके साथ जो पैरेलल जो टेलीकॉम लाइंस जो साथ में जो जाते हैं, उनमें जो है सर ईएमएफ इंड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से सर जो टेलीकॉम लाइंस है जो उसमें सर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से सर हम कुछ कुछ डिस्टेंस के दूरी पे जो ट्रांसपोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से जो अनबैलेंस्ड जो करंट है या फ्लक्स, उसकी वजह से जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो बैलेंस हो जाता है। ये अनबैलेंसिंग क्यों होती है? सर अनबैलेंसिंग होती है सर, अनबैलेंस लोड को अगर सप्लाई करेंगे तो सर वहाँ से अनबैलेंसिंग होगा, जहाँ पे सर डिस्ट्रीब्यूशन एंड है वहाँ अगर सर अनबैलेंसिंग अगर हुआ तो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के अरेंजमेंट से नहीं हो या सकता है क्या? जैसे कि अगर ट्रांसमिशन लाइन को हम अरेंज कुछ इस तरह से किया, जैसे एक सिमेट्रिकल यस स्पेसिंग असिमेट्रिकल स्पेसिंग आपने पढ़ा होगा शायद। सर। यस सर। सिमेट्रिकल स्पेसिंग क्या होता है? तो सिमेट्रिकल स्पेसिंग होता है जब ट्रांसमिशन लाइन के तीनों कंडक्टर्स में सेम सेम डिस्टेंस पे रखे होते हैं, उसको सिमेट्रिकल स्पेसिंग कहते हैं। तो अगर तीनों कंडक्टर आपस में सेम डिस्टेंस पे होते हैं। हाँ सर। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन में सिमेट्रिकल स्पेसिंग प्रोवाइड किया है आपने, तो यस सर। ट्रांसपोजिशन की नीड है कि नहीं? सर इस बारे में सर श्योर नहीं। कोई नहीं। अच्छा सर्किट ब्रेकर यस सर। और एमसीबी, एमसीबी क्या है? एमसीबी का फुल फॉर्म बताएं। एमसीबी सर मिनिएचर सर्किट। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर घरों में लगे होते हैं। यस। यस सर लगे होते अच्छा सर्किट ब्रेकर को पहले फॉल्ट सेंस करने के लिए रिले की आवश्यकता होती है। हैं। यस सर। एमसीबी जो घर में लगा होता है वहां रिले कहाँ पे होता है? सर वहाँ रिले एमसीबी के अंदर ही सर जो सेंसिंग मैकेनिज्म होता है तो खुद से सेंस करती है। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। अजय, यस सर। आपने जहां वर्क किया था, आपने वर्क प्लेस पे एक डिवाइस का नाम लिया हाइड्रोलिक प्रेस, आपने देखा है? यस सर। क्या होता है हाइड्रोलिक प्रेस, बता सकते हैं? सर जितना तक मैंने देखा समझा उसके हिसाब से सर बताता हूँ। सर हाइड्रोलिक प्रेस वहां पे जैसा था, सर एक बड़ा सा मोटर था, उसको उसके साथ पंप कनेक्टेड था, पंप उसके साथ कनेक्टेड था। तो सर जैसे प्रेस था जो बहुत मतलब प्रेस बहुत बड़ा सा प्रेस था, और प्रेस के सर दोनों साइड जो है मतलब जो प्रेस था सर वो मेटालिक प्रेस था, यानी कि सर शायद आयरन का ही बना हुआ था। हम्म। और सर जो प्रेशर है सर प्रेशर वेरी करके प्रेस को एक बार ओपन किया जाता था और एक बार क्लोज किया जाता था, मतलब बाहर से प्रेशर डाल के थ्रू द हाइड्रोलिक ऑयल, द पावर द प्रेशर क्रिएटेड बाय द पंप्स हाइड्रोलिक पंप्स। और सर ऐसे इतना ही सब मतलब पता है। अच्छा, साइंस में किस लॉ पे ये बेस्ड है हाइड्रोलिक प्रेस? सर सर बुएंसी, कौन सी पे? आर्किमिडीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ठीक है, पास्कल्स लॉ सुने कभी? अच्छा सॉरी सर, सॉरी सॉरी, हाँ सर पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, सॉरी सर। क्या होता है पास्कल्स लॉ? सर पास्कल्स लॉ सर, पास्कल्स लॉ यानी कि सर जहाँ पे अगर हम कहीं प्रेशर क्रिएट करें तो
नहीं सर, वो फिर बुएंसी पे जा रहा हूँ, सॉरी सर, रिकॉल नहीं अच्छा, कर हाइड्रोलिक प्रेस आपने कभी डे टू डे लाइफ में और देखा है कहीं? रहा। हाँ सर, एक जगह और देखा है, जहाँ कार वॉशिंग होता है वहाँ देखा है। कार वॉशिंग में देखा ना? कार वॉशिंग, यस सर, वहां भी हाँ सर, मोटर यस लगा सर। होता है क्या? हाँ सर, वहाँ पंप रहता है। पंप रहता है ना? कौन सा पंप रहता है वहां पे? सर अंदर जाके कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन मेरे घर के बगल में एक है कार वॉशिंग सेंटर, तो वहाँ देखता हूँ कि हाइड्रोलिक के थ्रू कार को ऊपर करके उसके बाद वॉशिंग करते अच्छा, आपके वर्किंग प्लेस पे कौन सा पंप था? हैं। सर याद नहीं है। अच्छा, पावर जनरेशन की बात करते हैं अगर, तो पावर प्लांट यस कितने टाइप्स के होते हैं? सर, जनरली पावर प्लांट सर, पावर प्लांट को सर जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहले रिन्यूएबल और नॉन नॉन रिन्यूएबल। उसके हम्म। बाद सर अगर हम नॉन नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो वहाँ सर आता है थर्मल पावर प्लांट आ जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है। उसके बाद सर डीजल पावर प्लांट आ जाता है। और रिन्यूएबल में हाइड्रोलिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट से पावर प्रोडक्शन इंडिया में कितना परसेंट होता है अप्रोक्स? सर इंडिया में तो सर एक्चुअल मेरे को अभी याद नहीं है जो उसका फिगर है, लेकिन सर आई थिंक 6% के आसपास कुछ होता है और मैक्सिमम पावर करंट। प्रोडक्शन कहाँ से होता है इंडिया में? सर मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन थ्रू जो है आपका थर्मल पावर पावर प्लांट से होता है, जो 60% के आसपास थर्मल कंट्रीब्यूशन। पावर प्लांट का लेआउट बता सकते हैं क्या? मतलब स्टार्टिंग से लेके पावर प्रोडक्शन तक, जहां तक आपके घर में पावर यस, सप्लाई होता है, यस सर, एक बेसिक यस सर। लेआउट बताइए। सर सबसे पहले सर कोल को जो है कोल स्टोरेज प्लांट में जो कोल को स्टोर किया जाता है, फिर वहां से कोल हैंडलिंग प्लांट में जाता है जहाँ कोल का पल्वराइजेशन होता है। उसके बाद हम्म। सर कोल बॉयलर में भेजा जाता है, जहाँ कोल कोल बॉयलर में भेजा जाता है, जहाँ कोल को जलाया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद सर बॉयलर में वहां जलाया से, जाता है कोल को? सॉरी सर, सॉरी, बॉयलर में सर पानी स्टीम बनाया जाता है, सॉरी सर, बॉयलर में कोल को स्टीम बनाया जलाया जाता है। कहाँ जाता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़िए। सर जो बॉयलर के थ्रू जो स्टीम जनरेट होता है वो बहुत ही हम्म। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। फिर जो वो स्टीम आगे बढ़ के सुपर हीटर में जाती है, और वहां से फिर टरबाइन पे जाती है, टरबाइन को हिट करती है, टरबाइन ब्लेड को हिट करती है, और सर टरबाइन के साथ हमारा ऑल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है शाफ्ट के थ्रू, सेम सॉफ्टवेयर। सर टरबाइन घूमती है, उससे ऑल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमता है, वहां से सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या कह सकते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सर रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है। रैनकाइन साइकिल है ना, प्रिंसिपल कौन सा हुआ? सर अभी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि रैनकाइन साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं? सर रंकाइन साइकिल के बारे में थोड़ा सा पता है सर, जो बेसिक शायद है वो हम्म। सर, जहाँ पे वाटर या किसी भी फ्लूइड का इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन होता है, जिस कंडेंसेशन यूज करते हैं हम, वहाँ रंकाइन साइकिल का प्रिंसिपल काम करता और ब्रेटन है। जैसे साइकिल सर का? हमारे ब्रेटन साइकिल के बारे में सिर्फ पता नहीं। ब्रेटन साइकिल आपने सुना है कभी? तो हाँ सर, सुना। कहाँ पे? सर शायद शायद डीजल पावर प्लांट में ब्रेटन साइकिल यूज होता कौन से में? है, डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट में। और गैस पावर प्लांट में कौन सा साइकिल यूज करते हैं? सर गैस का पता नहीं है सर, शायद शायद ब्रेटन ही होता है शायद। अगर गेस करना चाहूंगा तो सर ब्रेटन होता अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा साइकिल यूज होता है? है। सर न्यूक्लियर पावर प्लांट में साइकिल का सर नहीं पता मुझे, कौन सा यूज करता अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कुछ जानकारी है आपको? है। ये सर, बताइए, इसके मेन मेन कंपोनेंट्स बताइए। सर मेन कंपोनेंट्स है, जैसे सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाता है। उसके बाद हम्म। सर हीट एक्सचेंजर आता है। उसके हम्म। सॉरी सर, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, उसके बाद उसमें कंट्रोल रॉड हो गया, मॉडरेटर हो गया। उसके बाद सर हीट एक्सचेंजर हो गया। उसके बाद सर टरबाइन, और हम्म। फिर आपको ऑल्टरनेटर। कौन सा टरबाइन यूज करते हैं इसमें? सर जनरली स्टीम टरबाइन यूज होता है सर। स्टीम टरबाइन। हाँ सर, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स इम्पल्स टरबाइन क्या होता है? सर अभी सर याद नहीं। ओके, कोई बात नहीं है। ये जो हीट एक्सचेंजर आपने वर्ड यूज किया है, क्या यस सर। होता है ये हीट एक्सचेंजर?
जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो हीट पैदा होता है, जो हम्म एनर्जी मिलता है हमको हीट हम्म एनर्जी के रूप में, वो उसको सर ट्यूब के थ्रू भेजा जाता है, मतलब उसको ट्यूब हम्म। के थ्रू पास करवाया जाता है, और ट्यूब के सराउंडिंग बाहर जो है वो वाटर वाटर रहता है, जिसके वजह से जो वाटर बॉयल होता है, बॉयल होकर स्टीम बन जाता है, और सर फिर उसको हम यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं लास्ट पूछ रहा हूँ आपसे। आपने वायर देखा है ना? यस यस सर। वायर पे इंसुलेशन रैप करते हैं। यस सर। करते हैं, क्यों करते हैं? यस सर, इंसुलेशन रैप करते हैं जनरली फॉर पब्लिक सेफ्टी, शॉक से बचने के लिए, या फिर सर इंसुलेशन वायर को डैमेज डैमेज प्रोटेक्शन करने के लिए वायर का। ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिक पोल पे जो वायर होता है, यस सर। वहां पे इंसुलेशन क्यों नहीं रैप करते हैं? सर इलेक्ट्रिक पोल या ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होता है वो सर वो थोड़ा हाइट से थोड़ा बहुत हाइट पे होता है, जहाँ जनरली जो अनरीचेबल होता है थोड़ा, और लेकिन जहां से इसीलिए सर हाई वहाँ टेंशन वायर पास करता है, वहां तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होती है। यस सर। तो अगर वहां कर दे इंसुलेशन रैप तो कोई दिक्कत होगा फिर? सर का एक बार सर कहाँ बताया था एक बार, जैसे हाई रिपीट टेंशन करिएगा वायर सर। पोल पे जो है, हमारे लिए हाइट पे ही है, यस अगर इंसुलेशन रैप करें तो कोई प्रॉब्लम? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सर एक्सपेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, घर का यस जो सर। वायर है उस पर कितना इंसुलेशन रैप किया जाए तो? सर। घर के जो वायर होते हैं या कोई भी वायर है जिसपे यस इंसुलेशन रैप करना है, यस तो क्या कोई यस सर। लिमिटेशंस है क्या कि इतना इंसुलेशन रैप किया जाए, या जितना मन उतना सर रैप कर दें? नहीं सर, जिस मटेरियल का हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए हाँ। उसके हिसाब से। और सर अगर हम करंट पास करवा रहे हैं कंडक्टर से, तो ये ध्यान रखना है कि सर जिस करंट रिलेटेड है उस करंट में जो है आई स्क्वायर लॉसेस की वजह से इंसुलेशन पिघल ना जाए, उसका भी हमको ध्यान रखना है, तो इसमें इंसुलेशन का टाइप भी ध्यान रखना है। कौन सा इंसुलेशन रैप करते हैं जनरल वायर पे? सर जनरली हम डोमेस्टिक वायर का पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। ओके। कितने पे मेल्ट कर जाता है पीवीसी? सर इसके बारे में नहीं पता। चलिए ठीक है, इट्स डन फ्रॉम माय साइड, सर प्लीज कंटिन्यू। सर अजय, शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होता है? क्या एडवांटेज उसके? सर शॉर्ट पिच वाइंडिंग सर अभी डेफिनेशन सर याद नहीं आ नहीं तो एडवांटेज बता दो, चलो डिफिनेशन नहीं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग रहा। नॉर्मली सिंक्रोनस मशीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे यस सर। रीजन यस क्या है, एडवांटेज क्या है उसका? सर, शॉर्ट पिच वाइंडिंग इस्तेमाल करके हम हार्मोनिक्स को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। हम्म। और इंड्यूस टेप पे क्या फर्क पड़ता है उसका? सर ई में जो है उसमें कम रिड्यूस होता है। तो अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल करें तो जो सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस जनरेटर है, उसके कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर इस्तेमाल करेंगे तो सर ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका जो सर ये वोल्टेज का जो कैपेसिटी है, जो इस वोल्टेज पे हम जनरेट कर सकते हैं वो घट जाएगा, लेकिन सर बाकी सर कॉस्ट उसके कम आएगा, क्योंकि हम अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करें तो उसके हिसाब से हमारा कॉइल भी कम यूज होगा, और कॉइल कम यूज होगा तो सर कॉपर कम लगेगा, इसके हिसाब से सर थोड़ा एक्सपेंस कम जाएगा। कॉइल कम होने से आपका कॉपर कम लगेगा, जिसके कारण कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो अगर कोई 100 वोल्ट का जनरेटर डिजाइन कर रहे हो, आप उसमें अगर यस शॉर्ट पिचिंग करते हो, तो मान लो 5% का रिडक्शन हो गया, सपोज दैट। यस सर। तो यस 5% का रिडक्शन होकर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 95 वोल्ट। यस सर। अब आप उस पर रेटिंग कितना लगा रहे हो? 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट लाने के लिए आपको क्या करना यस पड़ेगा? सर। नंबर ऑफ टन्स इंक्रीज करना पड़ेगा ना, कॉपर इंक्रीज करना पड़ेगा। यस सर। कॉस्ट तो यस बढ़ सर। गया। यस सर, बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, जैसे एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, यस सर। उसके पैरेलल में अगर आपके पास फेज है, पेन है, तो उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते हो तो ठीक है। टेन यस सर। वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर है 5 ओम का, यस सर। और उसके पैरेलल में है 12 वोल्ट का एक सोर्स। दोनों यस की सर। पॉजिटिव पोलरिटी ऊपर की तरफ ही। यस सर। तो 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना पास होगा? सर 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट 2.4 एम्पियर पास होगा। 2.4 एम्पियर।
कैसे? सर जैसे हम 10 वोल्ट का सोर्स रख रहे हैं, उसके पैरेलली हम उससे ज्यादा वैल्यू का सोर्स लगा रहे हैं सेम पोलरिटी पे। तो हम्म, सर जो एक्चुअल जो सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो डिसाइड करेगा, जो ज्यादा पोलरिटी जिसका ज्यादा वैल्यू है वही डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ 12 वोल्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक है। पैरेलल में अलग अलग वोल्टेज सोर्स पॉसिबल है क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट से करंट आ जाए क्या रजिस्टर में? सर एक बार और सर बताइए, पूछिए क्या पूछना मैंने बोला था एक 10 वोल्ट का आपका सोर्स है, है। उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर है, उसके पैरेलल में एक 12 वोल्ट का यस सोर्स है, दोनों की पॉजिटिव पोलरिटी ऊपर है। आपने करंट बताया यस 2.4 एम्पियर, फिर आप बता रहे हैं कि पैरेलल में दो वोल्टेज सोर्स पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो फिर 10 वोल्ट 12 वोल्ट अलग अलग। चलिए, सर स्किन इस इफेक्ट बार क्या मैं होता है? थोड़ा तीन इफेक्ट होता है सर। जनरली सर एसी, अगर हम किसी बारे में से एसी पास करवाए, एसी करंट, तो उसके वजह से जो करंट, जो अगर एसी करंट है तो उसके वजह से करंट कोशिश करेगा नॉर्मली आउटर जो कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है या आउटर डायमीटर पार्ट है उसमें से फ्लो करने का। तो इसी को सर इसका हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसका क्या रीजन है? Yes। सर इसका रीजन ये है कि अगर हम एसी पास करवा रहे हैं तो जो कंडक्टर का जो सेंटर है उस पर ज्यादा सेल्फ इंड्यूस फ्लक्स ज्यादा लिंक कर रहा है। तो हम्म, जिसके वजह से सर जो है रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा सेंटर पे। तो इसीलिए मैक्सिमम करंट जो है लो रेजिस्टेंस पाथ ढूंढने की, और इसीलिए बाहर से आउटर सरफेस से फ्लो करने की कोशिश करें। तो स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? सर रेजिस्टेंस बढ़ जाता तो रिएक्टेंस? है। सर रिएक्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस सर कांस्टेंट रहता है लेकिन रिएक्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर ओवर इम्पीडेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है? हाँ सर, मतलब वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा ना। नहीं, डीसी की मतलब तुलना सर में जब बात रेजिस्टिविटी का बात करें कर रहा हम, हूँ, रेजिस्टिविटी का बात कर रहा हूँ। हाँ सर। जैसे स्किन इफेक्ट के कारण रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं यस सर। पड़ता, सर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और रिएक्टेंस? हाँ सर, रिएक्टेंस बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस बढ़ेगा। रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यस सर। ठीक। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर है, अगर मैं उसमें बोलूं कि अगर यस सर। लॉसेस 100% है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? सर लॉसेस 100% है तो सर एफिशिएंसी जीरो हो जाएगा। जीरो हो जीरो जाएगा। परसेंट जब मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कंडीशन और होना चाहिए ट्रांसफार्मर केस में? सर मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी पॉसिबल है जब हम जो वेरिएबल लॉस को कांस्टेंट लॉस के इक्वल कर सकेंगे। जैसे कॉपर लॉस को अगर हम कोर लॉस के इक्वल कर सकेंगे तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं क्या कि एफिशिएंसी मैक्सिमम कहने का मतलब जो लॉसेस है वो कम हो? अगर लॉसेस लीस्ट ये है, कम है, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम, ये बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, ये कह सकते मतलब मेरा ये स्टेटमेंट है कि इफ लॉसेस इज मिनिमम देन एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। इज इट करेक्ट? हैं। ये सर इट इज करेक्ट। तो अगर मैं नो लोड की बात करूं, ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, आपने कोई लोड नहीं लगाया है, उसमें कॉपर लॉस होगा कि नहीं? सर नो लोड पे कॉपर लॉस नहीं होगा सर, सिर्फ कौन सा लॉस होगा? सिर्फ कोर लॉस होगा। हम बोल सकते हैं लॉसेस बहुत कम हो गया, कॉपर लॉस ही हट गया, यस सर। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर मैक्सिमम? एफिशिएंसी पहले से इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। अच्छा, एफिशिएंसी किसके रिस्पेक्ट में लिखी जाती है? आपने तो लोड ही नहीं लगाया, कुछ आउटपुट कलेक्ट कर नहीं रहे हो, तो एफिशिएंसी आया कहाँ से यहाँ? सर एफिशिएंसी हम इनपुट टू आउटपुट बाय इनपुट करते हैं, तो जो हम प्राइमरी इनपुट दे रहे हैं उसके उसके रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। तो आउटपुट तो आप कलेक्ट कर ही नहीं रहे हो ना, आपने लोड ही नहीं लगाया ना, नो लोड की बात कर रहा था मैं तो। अच्छा अच्छा, हाँ यस सर। तो नो लोड पे तो एफिशिएंसी जीरो हो गया। नो लोड पे एफिशिएंसी कितनी होगी? तो थोड़ा सा सोचने के टाइम चाहिए। हाँ हाँ, टेक योर टाइम।
सर अभी समझ नहीं पा रहा हूँ सर। कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है अजय। यस तो बिल्कुल अजय, आपका इंटरव्यू अब हो चुका है डन। अब बारी है फीडबैक की। अब यस जैसे अगर मैं बात करूं, आप तो जो आंसर आप जो सर। दे रहे थे वो सर थोड़ा सा स्पीड थोड़ी फास्ट थी, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, तो थोड़ी सी फास्ट थी। सर मैं कॉपी पेन ले सकता हूँ क्या? हाँ ले लो, आप ले लो। ठीक, थैंक यू। एक थोड़ा सा जो आपको वर्क करना है वो आपकी स्पीड पे करना है ना। आंसर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, कोई इशू नहीं था उसके अंदर, बस थोड़ा सा आप जल्दी बोल रहे थे। सर एक्चुअली मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि सर मैं मतलब बंगाल से हूँ ना, तो यहाँ पे मतलब ये ज्यादा हिंदी बोलता नहीं हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा हिंदी मतलब मैं बंगाली नहीं हूँ वैसे, लेकिन सर जब यहाँ मतलब 90 मतलब घर में सिर्फ हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब जो मदर टंग है मैथिली, वही चलता है। और बाहर तक हिंदी हम बोलते नहीं है ज्यादा। इसी वजह से हिंदी बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है, हिचकिचाहट होता है यार। ओके, नो नो इशू, पर थोड़ा सा इस पे वर्क करिएगा। बाकी तो आपका ऑलमोस्ट परफेक्ट था, ठीक कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह सब कुछ गुड था, बाकी ठीक सही। है। हाँ, ये सबसे पहला मैं भी ये कहना चाहूंगा, आप जो आंसर दे रहे हो तो यस सर। आंसर देने में थोड़ा सा आपकी जो रफ्तार है वो थोड़ा सा तेज है ना। यस सर। और उसके कारण ऐसा लगता है जैसे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे आ रहा हो। जैसे जब आप आदमी जल्दी यस बोलने लगता है तो जो भी रिकॉल करा जल्दी जल्दी बताना चाहता है, इसका मतलब ये थोड़ा तो यस कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो होने लगता है ना, दिखने लगता है वो यस सामने चेहरे से। बाकी सर। आपका वे ये ऑफ सर टॉकिंग। एक्चुअली सर एक्चुअली मेरा छोटा सा ही मतलब बचपन से ही एक ऐसा आदत है जल्दी बोलने का। इसमें मैं सर बहुत काम करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन थोड़ा मतलब पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन सर अभी भी थोड़ा रह अभी गया भी है ये। तेज ही बोल रहे हो। अभी भी तेज अभी बोल भी रहे हो? हाँ तेज ही सर बोल कोई रहे नहीं, मतलब कोई नहीं, उसको थोड़ा सा सॉरी सर, अभी सॉरी है, टाइम है थोड़ा सा। सॉरी। थोड़ा सा यस जितना यस रुक रुक के अभी प्रैक्टिस करना थोड़ा। एक न्यूज़पेपर यस ले लेना, न्यूज़पेपर यस को बोल बोल के रीडिंग मारने की थोड़ी सी आदत डाल लो। हिंदी न्यूज़पेपर ही, यस या फिर अगर इंग्लिश में यस कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी, वो थोड़ा उसको बोलो तो बोलते बोलते तुमको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है। यस बाकी बताने का यस। तरीका, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है। बाकी अगर मैं टेक्निकली बात करूं बेटा, तो थोड़ा सा ब्रशअप की जरूरत है। कुछ आंसर ये आपने सर अच्छे सर दिए। मेरा सिक्वेंस मशीन जो है वो रिवीजन छूट गया था एक्चुअली, तो इसी हम्म। वजह से सर थोड़ा कॉन्सेप्ट में हाँ ठीक मिसकॉन्सेप्शन है, आ गया देखो बहुत ये ज्यादा। ये मॉक इंटरव्यू अपने उन्हीं के लिए प्लान किए हैं ना, जो लोग जैसे पढ़े हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे यस इंटरव्यू में बैठे तो रियल टाइम की थोड़ी सी फील आई कि नहीं आई आपको, किस टाइप के यस सर। क्वेश्चन मैं जब पूछ। सर पिछले जो इंटरव्यूज आप डाले हैं यूट्यूब पे, जब मैं वो देखा था तब मेरे को लग रहा था कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं बोल पा रहा है जो सामने बैठा वो इंटरव्यू। लेकिन हाँ सर अब जब एक्चुअल में बैठा हूँ तब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर क्या होता है। हाँ, वो रियल टाइम वाली फील होनी चाहिए, है ना। ये फेमिलियर जब हो जाओगे यस ना इस चीज से, यस तो जब वहां पे यस बैठोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ चीजें इस तरह से होती है ना। तो थोड़ा सा यस सर। आपको टेक्निकल पे मेहनत करने की जरूरत है, कि जब आप सेकंड यस मॉक में मिलो तो थोड़ा सा इस पे वर्क करके मिलो, है ना, थोड़ा सा यस टेक्निकली। बाकी आपकी सारी चीजें ठीक है, आपका बैठने का तरीका, बताने का तरीका, बस वही थोड़ा सा स्पीड वाला है। अजय, हाँ सर ठीक। देखो, एक तो प्रॉब्लम लगा मुझे, जैसे सर ने आपसे कुछ क्वेश्चंस यस पूछे, ठीक है। यस अब सपोज वो क्वेश्चन आपने समझा नहीं, मान लो सपोज, तो आपने बोला यस ना सर कि सर फिर से बता दीजिए। तो इंटरव्यू जो होता है ना, यस। वहां पे आपको फॉर्मल रहना पड़ेगा, इनफॉर्मल नहीं। ये वर्ड इनफॉर्मल हो जाता है, तो आप यूज वर्ड ओके कर सर। सकते हैं, सॉरी सर, पार्डन सर, ठीक है, प्लीज ओके रिपीट सर। अगेन, या क्या सर रिपीट कर सकते हैं प्लीज, ठीक है। इस टाइप से प्लीज सॉरी वर्ड जो होता है ना, वो आपको थोड़ा सा साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ओके इनफॉर्मल वर्ड हो जाता है, ठीक है। ओके सर। जैसे कि आप, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप गेस कर रहे हैं, तो ये ओके बोल सर। सकते हैं सर इस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या मैं इसका सर गेस कर सकता हूँ, या परमिशन लेके करेंगे, तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि वो फॉर्मल चीजें हैं, ठीक है ना। सो यू शुड सर वर्क ऑन यस दैट। बाद बाकी ओवरऑल सही था, ठीक है। जो नेक्स्ट मॉक में यस। मिलेंगे फिर इन सब पे ओवरकम करके